रात का समय था। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी सर्दी थी। हर कोई अपने घरों में था क्योंकि गांव के पास मौजूद पुराना महल या कहें शापित महल के किस्से बच्चों से लेकर बड़ों तक के रोंगटे खड़े कर देता था। किसी ने भी उस महल को कई दशकों से नहीं देखा था, लेकिन कहते हैं कि जो भी उस महल के पास भी जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। गांव के बाहर स्थित वो महल कभी राजा रुद्रसेन का निवास स्थान था। रुद्रसेन के बारे में कहते हैं कि वो अपनी सत्ता और शक्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसकी क्रूरता और तमसिकता से पूरा राज्य कांपता था, लेकिन उसकी शक्ति का घमंड एक दिन उसे उसी महल के अंधेरे में कैद कर गया। कहानी की शुरुआत तब हुई जब गांव का एक युवक अर्जुन अपने दोस्तों के साथ उस महल को देखने की ठान लेता है। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों की बातों को अंधविश्वास मानते हुए अपनी जिज्ञासा को दबाने के बजाय उसे सच्चाई के परखे में उतारने का तय किया। उसके दोस्तों ने उसे रोका, पर उसकी जिद के सामने किसी की एक ना चली। रात के 12 बजे का समय था। अर्जुन और उसके 3 दोस्त मनोज, राहुल और विनीत गांव की सीमा पार कर महल की ओर चल पड़े। उनके हाथों में सिर्फ टॉर्च की रोशनी थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। जैसे ही वो महल के पास पहुंचे, ठंडी हवा और भारी होती गई। पेड़ों की शाखाएं खौफनाक आवाज़ों के साथ हिलने लगी। महल की बड़ी बड़ी खिड़कियों से झांकता अंधेरा मानो उन्हें अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। महल का दरवाज़ा खुला था और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें अंदर की ओर ढकेलने लगा। वो सब अंदर दाखिल हुए और देखा कि वहाँ हर ओर धूल की मोटी परत और टूटी फूटी चीज़ें बिखरी पड़ी थी। पर जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, मानो उन्हें कैद कर लिया गया हो। महल के अंदर उन्हें चारों ओर अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी किसी के हंसने की आवाज़, तो कभी किसी के रोने की, तो कभी किसी के पैरों के खामोश लेकिन भारी कदम। अर्जुन और उसके दोस्त दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। विनीत ने कहा, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, ये सब ठीक नहीं है। लेकिन अर्जुन ने उसे हिम्मत रखने को कहा। तभी महल के एक कमरे में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। सभी उस रोशनी की ओर बढ़े, मानो वहीं उन्हें राहत दिखा रही हो। वो लोग जब उस कमरे में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून के निशान थे और बीच बीच एक पुरानी सी तस्वीर टंगी थी। वो तस्वीर रुद्रसेन की थी। अचानक तस्वीर में रुद्रसेन की आंखें चमकने लगी और एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, किसी ने मेरे महल में कदम रखा, वो अब यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सभी को एक ठंडा एहसास हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनके चारों ओर जाल बिछा रखा हो। अर्जुन ने अपने दोस्तों को साहस देने की कोशिश की, पर मनोज ने देखा कि राहुल के चेहरे का रंग उड़ चुका था। धीरे धीरे राहुल की आंखों से खून बहने लगा और वो चिल्ला पड़ा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। अचानक सबने देखा कि महल की दीवारों से रक्त की धाराएं बहने लगी और फर्श पर से उभरती परछाइयां उन्हें चारों ओर से घेरने लगी। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ भागने की कोशिश की,
लेकिन वो जिस ओर भी भागते महल की दीवारें और दरवाजे अपनी जगह बदल लेते हैं। वो सभी महल में जैसे फंस गए थे। हर रास्ता उन्हें और गहरे अंधेरे में ले जा रहा था। अर्जुन ने एक आखिरी बार मदद के लिए चिल्लाया, पर उसके दोस्तों की चीख ने उसकी आवाज़ को दबा दिया। वो देख सकता था कि उसके दोस्त एक एक करके अजीब सी शक्तियों के सामने घुटने टेक रहे थे। विनीत ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन अंधेरे ने उसे निगल लिया। अर्जुन अकेला रह गया, महल के बीचों बीच, अपने चारों ओर मौत की चुप्पी और डरावनी परछाइयों के बीच। सुबह हुई। गांव के लोग अर्जुन और उसके दोस्तों की तलाश में महल के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। उन लोगों ने अंदर जाने की ठानी। अंदर उन्होंने पूरे महल का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर अर्जुन और उसके दोस्तों का कहीं पता नहीं चला। वो लोग जैसे हवा में कहीं गायब से हो गए, और फिर वो लोग कभी दिखे ही नहीं। उन लोगों के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। कब्रिस्तान नाम ही लोगों को डराने के लिए काफ़ी होता है, और अगर किसी व्यक्ति से रात में कब्रिस्तान जाने को बोल दिया जाए तो वो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा बचाने से ज़्यादा जान बचाने की सोचेगा। अजीबगंज गांव में एक काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान था। दिन में तो ये एक आम कब्रिस्तान की तरह शांत रहता था, पर रात होते ही कई तरह के संगीत और फिर चीख पुकार, ये उन सब चीज़ों से गूंज उठता था। गांव वाले भी शाम होते ही अपने घरों में कैद हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी काम से रात के समय कब्रिस्तान के पास से गुजरता तो फिर किसी को दिखता नहीं था, पर कई रातों तक लोगों को उसकी चीख पुकार ज़रूर सुनाई देती थी। गांव के लोग ये नहीं चाहते थे कि बाहर के लोगों को इसका पता चले और गांव में बाहरी आदमी आए, पर ये बातें ज़्यादा दिनों तक किसी से कहाँ छुपी रहती। राघव के कानों में जब यह बात पहुंची तो उसने इसके पीछे की सच्चाई जानने की ठानी। राघव एक न्यूज़ रिपोर्टर था जिसे रहस्यमयी जगहों पर जाकर उसके पीछे की सच्चाई लोगों तक पहुंचाने का शौक़ था। राघव ने सारी बातें अपने दोस्त फरहान को बताई। फरहान एक यूट्यूबर ब्लॉगर था जिसे रहस्यमय जगहों पर जाकर वीडियो बनाना अच्छा लगता था। राघव की बात सुनकर फरहान राघव के साथ अजीबगंज जाने को तय कर लिया। राघव ने सुना था कि सारी घटनाएं रात में होती है, तो उसने फरहान से कहा कि हमें ऐसे समय पर निकलना चाहिए कि रात के समय अजीबगंज पहुँचें। नियत समय पर राघव अपने कैमरामैन और फरहान के साथ अपनी कार से अजीबगंज चल दिया। करीब 3 घंटे के सफ़र के बाद तीनों अजीबगंज पहुँचे। जब उन्होंने गांव को हालत देखी तो चौंक गए, क्योंकि पूरा गांव वीरान था और सड़क पर सिर्फ कुत्ते ही दिख रहे थे। फरहान ने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से किसी ने डरी आवाज़ में फरहान से कहा, तुम लोग चले जाओ नहीं तो सब मरोगे। काफ़ी समझाने के बाद भी उधर से दरवाज़ा नहीं खोला गया। थक हार कर तीनों आगे बढ़े ही थे कि पैरों से अपंग एक आदमी आता दिखा। राघव ने तीनों का परिचय दिया और कब्रिस्तान में जाने के लिए मदद मांगी। पहले तो अपंग आदमी ने मना कर दिया, पर जब फरहान ने उसे 500 का नोट दिखाया तो वो मान गया। उस अपंग आदमी ने कहा कि जो भी घटना होती है वो रात के 12 बजे होती है और कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि
जन्नत की हूर आती है। लोगों में डर फैला हुआ है, इसलिए नहीं तो आपने कभी ऐसी खूबसूरत औरतें नहीं देखी होगी। सबने तय किया कि रात के 12 बजे का इंतज़ार करते हैं। वो अपंग आदमी तीनों को कब्रिस्तान के पास एक जगह पर ले गया और कहा कि हम लोग यहीं इंतज़ार करेंगे। रात के 12:05 हो रहे थे। राघव और फरहान हल्की नींद में थे कि तभी संगीत की आवाज़ आनी शुरू हो गई। सबने जब कब्रिस्तान की ओर देखा तो कब्रिस्तान रोशनी से नहाया हुआ था। चारों कब्रिस्तान की ओर पड़ने लगे। राघव और फरहान को तो होश भी नहीं रहा अपना कैमरा ऑन करने का और सभी कब्रिस्तान में और घुस गए। कब्रिस्तान की सजावट और संगीत देखकर सभी मंत्रमुग्ध थे। वहाँ घूम रही औरतों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सीधे जन्नत से उतर कर आई हो। चारों कब्रिस्तान के अंदर आ चुके थे। रात के 1 बज चुके थे। चारों दुनिया से बेखबर बस सजावटों और औरतों को देखे जा रहे थे। अचानक एक औरत जिसका शरीर आग के लपटों से घिरा हुआ था दौड़ती हुई अंदर आई और दिल दहला देने वाली चीखों के साथ इधर उधर दौड़ने लगी। कब्रिस्तान में मौजूद सारे लोग ताली बजाकर ठहाके लगाने लगे। अब राघव और बाकी लोगों की निंद्रा टूटी। राघव उस औरत की मदद को जाना चाहता था, पर उस अपंग आदमी ने उसे रोक लिया और कहा कि यहाँ कुछ भी असली नहीं है। पूरा वातावरण जले हुए मांस के बदबू से भरा हुआ था। राघव और फरहान अपंग आदमी को झूठ बोलकर यहाँ लाने के लिए कुछ बोलते हैं उससे पहले ही वो जली हुई औरत नीचे गिर गई। फिर वो खड़ी होकर बाकी लोगों के साथ हंसने लगी और औरत के जले हुए मांस के जगह सड़कर लटक रहे थे। कैमरामैन तो ये दृश्य देखकर ही बेहोश हो गया। शायद कैमरामैन दिल का मरीज था। फरहान बेहोश होते होते बचा। राघव ने फरहान को संभाला और चारों ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। कब्रिस्तान अब रोशनी के बदले काली अंधेरी रात में घिर चुका था। सड़क पर कुत्ते बड़े जोर से रो रहे थे, मानो राघव, फरहान और बाकी लोगों की आने वाली मौत का मातम मना रहे हों। अचानक कब्रों में से भयानक आवाज़ें शुरू हो गईं। तभी राघव ने पीछे से आती आवाज़ सुनी। राघव ने मोबाइल के टॉर्च की लाइट में पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। कैमरामैन की लाश 2 भयानक जीव खा रहे थे और अपनी लाल आंखों से राघव और फरहान को घूर रहे थे। तीनों कब्रिस्तान से बाहर भागने लगे। तभी राघव को लगा जैसे वो अपंग इंसान गायब हो गया हो। कुछ आगे जाने पर एक बड़े से नाखून वाले हाथ ने कब्र में फरहान को खींच लिया। फरहान की चीख कब्रिस्तान में गूंज उठी। भागते भागते राघव किसी चीज से टकराया और ज़मीन पर गिर पड़ा। सुबह लोगों को सड़क पर एक गाड़ी और कब्रिस्तान में 3 नई कब्रें दिखी जो रात का हाल बयां कर रहे थे। पुलिस आई पर कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगा और गांव के लोग कुछ बोलने को राजी नहीं थे। पुलिस ने राघव, फरहान और कैमरामैन को गुमशुदा करार कर दिया और अजीबगंज से चले गए। कुछ दिनों बाद 4 दोस्त रास्ता भटककर उस गांव में पहुंच गए। रात के 9 बज रहे थे और चारों आपस में बातें ही कर रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। तभी एक इंसान ने उनके कार के दरवाजे को खटखटाया और कहा, साहब, यहाँ रात में अजीब चीज़ें दिखती हैं। चारों दोस्त आपसी सहमति से उस इंसान के पीछे चल दिए। वो इंसान लंगड़ा कर धीरे धीरे उनके आगे चलता हुआ उन्हें जन्नत के हूरों में बताता जा रहा था और मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज करीब
12 सालों के बाद सोहन अपने गांव जा रहा था। रास्ते भर वो बस यही सोचता रहा कि गांव कितना बदल चुका होगा इतने सालों में। इतने सालों में कितने लोग बदल चुके होंगे, सबके चेहरे बदल गए होंगे। पता नहीं वो सोहन को पहचान भी पाएंगे या नहीं। सोहन शहर में रहने वाला एक ऑफिस का लड़का था। ऑफिस का लड़का यानी कि बस ऑफिस का काम और यहाँ वहाँ की कोई बात नहीं। बिल्कुल सीधा साधा अपने काम से काम रखने वाला लड़का। वो आज करीब 12 सालों के बाद अपने गांव जा रहा था, उसके दादाजी और दादी से मिलने। चाचा जी भी उसे बहुत प्यार करते थे। आज से करीब 12 साल पहले वो उन लोगों से मिला था। पता नहीं वो लोग उसे इस हालत में देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे, बस यही सोचकर वो खुश हो रहा था और जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंच जाना चाहता था। ट्रेन रेंगती हुई धीमी रफ्तार में पटरियों पर आगे बढ़े जा रही थी। शायद कोई स्टेशन आने वाला था, मगर सोहन का स्टेशन तो अभी दूर था। ये सोचकर वो निश्चिंत होकर सीट पर सिर टिकाकर बैठ गया और आराम से खिड़की से आ रही ठंडी हवाओं का मज़ा लेने लगा। बोगी में उसके अलावा बस 1 या 2 लोग ही रहे होंगे, क्योंकि वक्त हो रहा था रात के 11:30 बजे का। हालांकि वो रात गए अपने गांव नहीं जाना चाहता था, मगर उसके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि बस इसी ट्रेन की सीटें खाली थी। बाकी सभी ट्रेनों की सीटें भरी हुई थी, तो यहीं उसे रिजर्वेशन मिल गया। और क्योंकि सफ़र दूर था तो रिजर्वेशन ज़रूरी ही था, इसलिए उसने यही ट्रेन चुना। वो जब तक अपने गांव पहुंचेगा तब तक शायद रात के 1-1:30 बज चुके होंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। सोहन के सोचे हिसाब से वो रात के करीब 1:15 बजे अपने गांव के स्टेशन पर उतरा। रात काफ़ी हो चुकी थी। उस स्टेशन पर सोहन के अलावा और कोई नहीं उतरा था। उसने नज़र घुमाकर चारों तरफ देखा। उसके अलावा कोई इंसान तो दूर, एक कुत्ता तलक भी नज़र नहीं आ रहा था। स्टेशन पर रोशनी भी बहुत कम थी। ट्रेन करीब 1 मिनट ही वहीं पर रुकी होगी और फिर वो भी रेंगती हुई आगे बढ़ गई। अब उस पूरे स्टेशन पर सोहन के अलावा और कोई नहीं था। सोहन बस अकेला वहीं पर खड़ा खड़ा नज़ारों को देखे जा रहा था। तभी सोहन ने अपने मन ही मन में कहा, यार 12 सालों में तो कुछ भी नहीं बदला। ये स्टेशन आज भी रात में उतना ही खाली रहता है जितना 12 साल पहले हुआ करता था। पता नहीं गांव बदला होगा या नहीं। ये सोचकर सोहन वहीं पास ही में एक बेंच पर बैठ गया और थोड़ी देर सांस लेने लगा। उसने नज़र घुमाकर ठीक से देखा तो उसे कुछ भी नहीं दिखा। न कोई इंसान, न कोई चाय की दुकान, यहाँ तलक कि पानी का भी वहाँ पर कोई माध्यम नहीं था। उसे प्यास भी बहुत लग रहे थे। उसने सोचा कि इस स्टेशन से पहले बाहर निकले तो हो सकता है शायद कुछ मिल जाए, क्योंकि यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं। जिसके बाद वो अपना बैग लेकर धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकलने लगा। वो स्टेशन से बाहर निकला तो उसका शक बिल्कुल सही निकला। स्टेशन के बाहर भी बिल्कुल वैसा ही सन्नाटा पसरा हुआ था जैसा कि अंदर। उसने मन ही मन सोचा, अब तो यहाँ कोई सवारी मिलने से रही। बस 2 किलोमीटर ही तो जाना है, क्यों ना पैदल ही निकल पड़ूं। वैसे भी मैं इस सुनसान स्टेशन में तो रात नहीं बिताना चाहता, तो पैदल ही निकल पड़ता हूँ। इतना कहकर वो पैदल ही अपना बैग लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते पर उसके अलावा दूर दूर तक और कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा था। रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घनी झाड़ियाँ थी।
उसके अलावा ना कोई घर था और ना ही कोई दुकान। सोहन को बहुत प्यास लग रही थी। उसका पानी का बोतल भी ख़त्म हो चुका था और पानी का कहीं और कोई ज़रिया उसे नज़र नहीं आ रहा था। वो किसी तरह बस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर कोई घर भी दिख जाए तो कम से कम वो पानी मांगकर पी सकेगा। इसी तलाश में वो बस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें उसे बदली हुई सी नज़र आ रहे थे, इसलिए उसे डर था कि कहीं वो रास्ता ना भटक जाए, क्योंकि वो यहाँ आज से करीब 12 साल पहले आया था और 12 साल में याददाश्त कमज़ोर हो ही जाती है। जिसके बाद वो धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ने लगा। अभी वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। सोहन थोड़ा घबरा सा गया, मगर वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसके पीछे जो भी है वो सतर्क हो जाता और सोहन ये नहीं चाहता था। उसे डर था कि कहीं कोई लुटेरा तो नहीं, इसलिए सोहन बस आराम से चलने की कोशिश कर रहा था और बस किसी तरह अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा था। पीछे से वो कदमों की आवाज़ लगातार सोहन के कानों में आए जा रहे थे, मगर वो एक ही इंसान था। जो कोई भी था वो बस अकेला ही था। मगर सोहन को इस बात का डर था कि अगर उसके पास कोई हथियार हुआ तो। बस इसीलिए वो आगे बढ़ता रहा और पीछे मुड़ने की उसने कोशिश नहीं की। उसने अब अपने चलने की रफ्तार काफ़ी तेज कर दी, मगर वो पीछे जो कोई भी था वो भी सोहन का पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो भी उसके पीछे पीछे आए जा रहा था। ये सिलसिला चलते हुए अब काफ़ी वक्त हो चला था। सोहन को समझ नहीं आ रहा था कि पीछे जो कोई भी है वो सामने आकर सोहन से बात क्यों नहीं करता। यानी कि अगर वो एक लुटेरा है तो सोहन के सामने आकर उसे लूटता क्यों नहीं। बस उसके पीछे पीछे चलना, इसका क्या मतलब हुआ। सोहन को कहीं ना कहीं अब शक हो रहा था, इसलिए वो एकदम से रुका और उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, मगर उसके पीछे वहाँ पर कोई नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अगर पीछे कोई है नहीं तो तब से ये कदमों की आवाज़ कैसे आ रही है। तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। सोहन का पूरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया। वो हाथ जिसका भी था बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था। सोहन एकदम से पीछे मुड़ा, मगर पीछे का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि पीछे कोई इंसान था ही नहीं, बल्कि बस एक कटा हुआ हाथ था जिसने सोहन के कंधे को पकड़ रखा था। डर के मारे वो झटक कर एकदम से नीचे गिर गया। वो कटा हुआ हाथ अभी भी हवा में तैर रहा था। सोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक कटा हुआ हाथ इस तरह से हवा में कैसे तैर सकता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला, अपना सामान लिया और वहाँ से तेजी से दौड़ लगा दी। भागते भागते वो जैसे तैसे गांव पहुँचा। जिसका भी घर उसे सामने दिखा वो उसी के घर में घुस गया और उन घर वालों को पूरी बात बताई। पूरी रात वो वहीं रुका रहा और अगली सुबह ही वो अपने घर पहुँचा। मगर वो सब क्या था वो आज तक सोहन को समझ नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे
ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।